लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने बात की कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और साथ में सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग्स क्या होती हैं, बाउंड्री क्या होती है और सिस्टम के टाइप्स हमने देखे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम किस तरह के होते हैं। और एट लास्ट हमने देखा था कि होमोजेनस सिस्टम और हिट्रोजीनस सिस्टम क्या होते हैं। अब जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर। सो मैक्रोस्कोपिक गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, अगर देखो कोई भी ऐसा सिस्टम अगर आप ले लो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस या लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज अगर वहां प्रेजेंट हो उस सिस्टम में, तो उस तरह के सिस्टम को आप बोलोगे कि वो एक सिस्टम है जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है ना? तो लार्ज नंबर ऑफ substances, large number of chemical species, if a system contains, then that particular system is called macroscopic system। और जैसा आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसी इंडिविजुअल एटम और प्रॉपर्टी उस पे मॉलिक्यूल पर काम नहीं करती या उसके साथ में डील नहीं करती। वो डील करती है किसके साथ में? ऐसे मैटर पर जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जो एक बड़ा है ना। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर वो काम नहीं करता या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पर वो काम नहीं करता। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम आपके पास में है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, तो देखो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तरह तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की होंगी। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो अगर आप किसी एक पार्टिकल की बात करें, कि आप किसी एक एटम का टेम्परेचर कितना होगा तो आप नहीं बता सकते और ना ही थर्मोडायनेमिक्स बता सकता। अगर उसका प्रेशर या वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हो तो जो हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स है वो नहीं बता सकता। ठीक है ना? तो हम बोल रहे हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट हैं या वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और ये दो तरह की होती है। ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, these are of two types। पहली प्रॉपर्टी, इसको आप पहले मैं हम एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे कि मान लीजिए कि आपके पास में एक कप चाय है। ठीक है ना? ये एक कप है आपके पास में और इसमें कुछ चाय भरी हुई है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि चाय सही बनी है? चाय में चीनी ठीक है, चाय में जो पत्ती है वो ठीक है, चाय में आपने अदरक अच्छे से डाला है, चाय में आपने दूसरी जो चीजें आप उसमें जो भी आपने डाली हैं वो परफेक्ट क्वांटिटी में है या नहीं है, ये आप कैसे पता लगाओगे? तो सिंपल सी बात है, आपको उस चाय को टेस्ट करना पड़ेगा, उस चाय को चखना पड़ेगा। तो अगर आप उसके टेस्ट के बारे में पता लगाना चाहते हो, आप उसका कलर पता लगाना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि उसकी क्वालिटी किस तरह की बनी है, उसमें मिल्क की क्वालिटी कितनी है, तो इन सब चीजों का पता लगाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले देखोगे टेस्ट कलर कैसा है, टेस्ट करोगे, तो आपको टेस्ट करने के लिए क्या पूरी चाय पीने की जरूरत है या एक सिप आप लोगे, उस एक सिप से पता लगा लोगे? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर पूरी एक कप चाय पीने की क्या जरूरत है? वो एक सिप आप लोगे, एक घूंट आप पियोगे, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ चाय कुछ किस टेस्ट की है, या मीठी है, या उसमें आपने मिठास कम डाला है, या उसमें अदरक कम डाला है। ठीक है? तो ऐसी प्रॉपर्टीज
जो उसके अमाउंट पे डिपेंड ना करें, ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव इसलिए क्योंकि वहां पर अमाउंट की जरूरत नहीं है, उसके अंदर की क्वालिटी है वो। जैसे अगर आपको चीनी टेस्ट करनी है कि चीनी कैसी है, तो आप एक चीनी का दाना खा लो। आपको अगर किसी सब्जी में नमक टेस्ट करना है, तो उस सब्जी का एक चम्मच आप लेकर के और एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आप टेस्ट कर सकते हो कि उसमें नमक कितना है, उसमें मिर्च कितनी है। ठीक है ना? तो ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की अंदर की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में बात करें, तो मान लीजिए कि आपके पास में ये चाय का कप था और इसका टेम्परेचर अगर आप देखना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक थर्मामीटर इसके अंदर डालोगे और वहां पर आप देख लोगे कि इस थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर आया। तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापने के लिए आपको इस पूरे के पूरी चाय की जरूरत है, या इसका एक छोटे से पार्ट से भी आप ले लोगे कि साहब पहले आपने यहाँ थर्मामीटर डाला, फिर आपने थर्मामीटर यहाँ डाला, फिर आपने थर्मामीटर यहाँ अंदर तक डाला, यहाँ साइड में डाला? नहीं, आप एक जगह किसी भी जगह एक थर्मामीटर पुट करोगे और उसका टेम्परेचर पता लगा लोगे। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती या उसकी मात्रा पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से अगर आप डेंसिटी की बात करो, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक यहां पर एक मेटल का टुकड़ा लिया और आपने देखा कि साहब ये मेटल का टुकड़ा की डेंसिटी कितनी है, बट डेंसिटी आपको पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास उस सब्सटेंस का प्रेजेंट है, वो डेंसिटी होती है। तो अगर आप इसकी डेंसिटी देखना चाहें और यहां से आपने एक छोटा सा टुकड़ा काटा और देखा कि उसकी डेंसिटी कितनी है, यहां से काटा तो आपने देखा कि उसकी डेंसिटी कितनी है, यहां से काटा कुछ और डेंसिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप इस पूरे के पूरे सब्सटेंस में से कहीं से भी एक छोटा सा पार्ट लेकर के देखोगे, उसकी डेंसिटी सेम आने वाली है। आप 1 किलो सब्सटेंस ले लो, वहां पर भी डेंसिटी सेम आएगी। आप 1 ग्राम सब्सटेंस ले लोगे, वहां पर भी डेंसिटी सेम आएगी। तो ये डेंसिटी भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस तरह से डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये जितनी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती कि हमने उसकी मात्रा कितनी ली है, उस तरह की प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये कभी भी किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर आप टेम्परेचर को देखो, तो एक बॉडी का टेम्परेचर, दूसरा भी अगर सेम बॉडी है, सेम टेम्परेचर पर है, और इन दोनों को अगर आप मिला दोगे, तो जो दोनों के मिलने के बाद जो टेम्परेचर आएगा वो भी वही आएगा, सेम। ये आपने एक कप चाय ली, उसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस था, दूसरा कप चाय ली, उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस था, दोनों को आपने मिला दिया, तो टेम्परेचर कितना रहा, टेम्परेचर तभी भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, वहां पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। ठीक है ना? तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलोगे। एक दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डिपेंड करती है अमाउंट पे, कि वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम का अमाउंट कितना है। ठीक है ना? तो अमाउंट पे डिपेंड करेगी, जैसे कि उस सिस्टम का मास कितना है या वॉल्यूम कितना है। अब देखो, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि आपके पास में ये ग्लास है, आपके पास में ये ग्लास है, इसमें आप देखो कि अगर आपने यहां पर गैस भरा हुआ है, सेम उतना ही गैस है, जितना आपने इसमें भरा गैस उतना ही आपने इसमें भरा गैस, लेकिन यहां पर इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। वो पूरा का पूरा इस कंटेनर का जो साइज है उसको घेर लेती है, तो ये इसमें ज्यादा सब्सटेंस जो है वो आ सकता है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अगर आप इसके अंदर किसी लिक्विड को डालने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि ये 50 या 500 ml की कैपेसिटी का है, और ये अगर 1000 ml की कैपेसिटी का है, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 500 ml तक ही भर सकते हो।
अगर आप इसमें आपने एक बूंद भी और डाला तो वो क्या हो जाएगा, नीचे गिरने लगेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप 1000 ml तक ले सकते हो। तो ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम जो है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि उस सिस्टम का अमाउंट कितना है, उस सिस्टम में जो वो जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है। इसकी इंटरनल एनर्जी की बात करें, फ्री एनर्जी की बात करें, एंट्रोपी की बात करें, ये सब की सब वो प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है कि कितना आपने अमाउंट लिया। जैसे अगर आप बोलोगे साहब इसका वेट कितना है, और आपने देखा कि इसका वेट कितना है, इन दोनों का अगर आप वेट लोगे तो दोनों का वेट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अगर ये फुल भरा हुआ है पानी से, हमने इसको फुल भर दिया, ठीक है ना, और दोनों का वेट लो तो देखो दोनों का वेट अलग अलग आएगा। तो ये जो वेट है वो क्या है, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसके अमाउंट पे डिपेंड कर रही है कि जो पानी हमने इसमें भरा है उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप एक्सटेंसिव को ये भी कह सकते हैं, बाहर से अगर कोई चीज आप ऐड कर दो बाहर से, एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव मतलब उसकी खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी, बाहर से ऐड करने पर चेंज नहीं होती, जबकि यहाँ एक्सटेंसिव में क्या है, बाहर से कोई चीज मिलाने पर वो प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अच्छा, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आप लो और दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिया आपने कोई x, एक दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिया आपने कोई y, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी निकल करके आएगी, ये जो z प्रॉपर्टी निकल करके आएगी वो ज्यादातर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इन दोनों को अगर आपने डिवाइड किया तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आई। ये क्या है, एक्सटेंसिव, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी निकल के आई वो कैसी है, इंटेंसिव जनरली, ठीक है। इसको एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखो तो देखो मास, मास जो है वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप ज्यादा अमाउंट में लोगे तो उसका ज्यादा मास होगा, कम अमाउंट में लोगे तो उसका कम अमाउंट होगा। अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आपने कम क्वांटिटी में लिया तो उसका वॉल्यूम कम होगा, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। और इन दोनों को आप डिवाइड कर दो कि हमने ले लिया मास और हमने ले लिया वॉल्यूम, ये क्या देगा, डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी है वो क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहां पर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ली, मास और वॉल्यूम, और हमें जो मिला डेंसिटी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया। तो यहां पर आप यहां बता सकते हो कि आपने लिया एक वॉल्यूम, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मान लीजिए कि 100 ml थे, दूसरा कंटेनर लिया उसका कुछ वॉल्यूम था वो 100 ml था, और दोनों को आपने मिला दिया तो आपको यहां पे जो वॉल्यूम मिलेगा, ये जो वॉल्यूम मिलेगा, ये वॉल्यूम कैसा होगा, ये 200 ml होगा। मतलब ये बढ़ गया देखो, जबकि यहां पर हमने टेम्परेचर देखा था कि ये टेम्परेचर 10 है, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा दोनों बॉडीज का मिलाकर के वो 10 ही होगा। जबकि यहां पर अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो साइज पर डिपेंड करती है, सिस्टम का साइज कैसा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो यहां पर कुछ आप डिफरेंसेस बता सकते हो, जैसे कि यहां पर आप ले लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और यहां पर ले लो आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और आप देखो कि कौन कौन से सिस्टम ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मास है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, फ्री एनर्जी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ऐसे करके बहुत सारी। तो ये सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है जो एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव क्या होगी, डेंसिटी ले लो। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो अब ये भी वॉल्यूम है और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, लेकिन इससे बन करके जो सामने आई हमारे पास में वो इंटेंसिव, ठीक है ना।
इसी तरह से स्पेसिफिक हीट, अगर हम यहाँ हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे आती है? वो आती है हीट अपॉन मास। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज को बता सकते हो किसी भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की, कि वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टी किस तरह की है, वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। ठीक है, हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट, किसी भी सिस्टम का थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है। आप एक टर्म पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम तो देखो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है किसी भी सिस्टम का। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? स्टेट माने उसकी करंट कंडीशन क्या है। ठीक है ना, वो जो भी सिस्टम है उसकी करंट कंडीशन को बताने वाला जो एक वेरिएबल होगा, उसको हम बोलेंगे कि वो उसका स्टेट है। जैसे वो किस टेम्परेचर में, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई एक क्यूब है, ठीक है ना, ये हमने क्यूब ले लिया, तो इस क्यूब का कोई ना कोई पर्टिकुलर एक सर्टेन कंडीशन माने कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इसका टेम्परेचर कितना है, या इसका वॉल्यूम कितना है, या इसका प्रेशर कितना है। ठीक है ना, तो ये इसकी कंडीशन बता रहा है। कौन सी कंडीशन? करंट कंडीशन। तो कोई भी ऐसी सेट ऑफ कंडीशंस जो कंप्लीटली उस सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती हो या बताती हो, उसे हम थर्मोडायनेमिक स्टेट बोलते हैं कि ये किस थर्मोडायनेमिक स्टेट में है। ठीक है ना, हम वो टेम्परेचर को लेकर के भी कर सकते हैं, वो हम वॉल्यूम को लेकर भी कर सकते हैं, वो हम प्रेशर को लेकर भी कर सकते हैं, वो हम उसकी हीट को लेकर कर सकते हैं, वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के, और हम उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट बता सकते हैं। ठीक है ना, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट की अगर हम कहीं पर भी बात करेंगे तो आप समझ जाना कि हमने उसकी करंट कंडीशन की बात की है, कि वो कंडीशन किस कंडीशन, वो जो सिस्टम है वो किस कंडीशन में प्रेजेंट है। अब मान लो कि ये जो क्यूब था, इसको मैंने कुछ हीट प्रोवाइड किया, इसको मैंने यहां पर क्या किया, कुछ हीट प्रोवाइड किया। ठीक है ना, ये मैंने हीट प्रोवाइड किया। अब हीट प्रोवाइड किया तो जाहिर सी बात है इसका जो टेम्परेचर पहले था, अब वो टेम्परेचर वो नहीं रहेगा। अब जो टेम्परेचर है वो चेंज होकर के टी डैश टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि पहले 10 डिग्री सेल्सियस था और मैंने कुछ इसको हीट प्रोवाइड किया, तो अब इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ करके मान लीजिए कि 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसको चेंज करने पर अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर किसी भी सिस्टम को चेंज किया इसकी प्रॉपर्टी में चेंज करके। तो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी जो है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ले ली टेम्परेचर, और इसको हमने चेंज किया तो इसकी कंडीशन भी चेंज हो गई। कंडीशन मतलब इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज हो गई। तो इस तरह के वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल सॉरी, वो आपको समझ में आया। एक टर्म आप पढ़ोगे हमेशा, जब भी थर्मोडायनेमिक पढ़ते हो, वो आप पढ़ोगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। इससे पहले कि मैं आप लोगों को, वैसे तो इसके नाम से ही पता चलता है, देखो कभी भी हम किसी भी चीज का जो भी टर्म है, उस टर्म का जो भी नाम हमने दिया हुआ है, उस नाम को भी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आप उस नाम को पढ़ करके ही समझ जाओ कि हाँ वो चीज क्या है। ठीक है ना, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन कहलाएगी अगर वो किस पर डिपेंड करेगी? उसकी स्टेट्स पर डिपेंड कर रही है, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी। उसकी पहले स्टेट क्या थी
और उसकी बाद की स्टेट क्या है। तो अगर वो इसकी स्टेट पर डिपेंड करता है तो उसे हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे, और अगर वो उसके पाथ पर डिपेंड करता है तो उसे हम पाथ फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल एक बात रही। अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें और, तो देखो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर क्या है, वाटर है, और इस पानी का टेम्परेचर जो है वो हम बोलते हैं वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या कर दो, इस पानी को ठंडा कर दो, और ठंडा कर दोगे तो आप जाहिर सी बात है यहां से हीट निकल जाएगी, और ये पानी जो है वो पानी ही रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो घट करके 40 डिग्री हो गया। मान लीजिए कि आपका ये टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, इन अ सिंगल रन आपने इस टेम्परेचर को कम कर दिया, है ना। तो ये इसकी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट जहां पर टेम्परेचर था 50 डिग्री, और ये इसकी फाइनल स्टेट है जहां पर टेम्परेचर है 40 डिग्री। क्या 40 डिग्री तक हम इसी तरीके से जा सकते हैं? हम ऐसे भी तो जा सकते हैं कि इस वाटर को हमने क्या किया, पहले थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया, मैंने इसको हीट किया, तो ये जो वाटर है ये क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ करके हो गया 60 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, इसमें से कुछ हीट इसको थोड़ी देर रख दिया ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडा होकर के मान लीजिए थोड़ी देर रखा, अब ये जो वाटर हमारे पास में है, ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर हो गया मान लीजिए कि 55 डिग्री। फिर हमने इसको और ठंडा किया, इसको इसमें से और हीट निकली, और अब जो ये जो वाटर है ये हो गया करीब करीब मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस। और अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और हीट प्रोवाइड करूंगा, और ये टेम्परेचर इसका कहां हो जाएगा, 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो देखो एक पाथ तो वो था जहां पर हमने डायरेक्ट अगर वाटर को 50 डिग्री से 40 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सीधा का सीधा हमने थोड़ी सी हीट, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया, उसकी हीट निकल गई, वो ठंडा हो गया, और ये जो इनिशियल स्टेट में जो 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर था ये 40 डिग्री पर जो फाइनल स्टेट है इसकी उस पर हमको मिल गया। दूसरा प्रोसीजर ये था कि हमने पहले इसको गर्म किया, फिर उसके बाद में इसको ठंडा किया, फिर थोड़ी देर बाद में और ठंडा किया, फिर गर्म किया, और फिर हमने इसको 40 डिग्री पे पहुंचाया। तो इन दोनों ही चीजों में हमने क्या देखा कि वाटर 40 डिग्री मतलब 50 डिग्री से 40 डिग्री में कन्वर्ट हो गया दोनों ही सिस्टम्स में। तो हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या है, चाहे हम इस पाथ से गए चाहे हम इस पाथ से गए, दोनों ही सिचुएशन में हमारी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन थी सेम। इनिशियल कंडीशन वो थी जहां पर वाटर 50 डिग्री पे था, और फाइनल कंडीशन वो थी जहां पर वाटर 40 डिग्री पे था। तो ये जो सिस्टम है इसे हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन, जो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है और हम यहां पर हैं, और हमको कहां पहुंचना है, इस पहाड़ के इस पीक पर पहुंचना है, इस चोटी पे पहुंचना है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से पहुंच सकते हैं। एक तो इस कैसे पहुंच सकते हैं, हम यहां से क्लाइंब करके जाएं, माउंटेन ट्रैकिंग करें और हम यहां पर पहुंच जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि कुछ रोड्स बने हुए हैं यहाँ पे, स्पाइरल रोड्स, जैसे कि नॉर्मली हर पहाड़ पर जाने के लिए होते हैं, वो हम इस तरीके से स्पाइरल रोड से जाएंगे और तो भी यहां पहुंच जाएंगे। तो देखो हमारी इनिशियल कंडीशन थी ये, और हमारी फाइनल कंडीशन है ये, ठीक है ना। तो ये है आपकी स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर आप ये कहो कि सब काम आपने कहां पर, आपको मेहनत कहां पे ज्यादा लगी, आप यहां से गए और टॉप पे पहुंचे, ये पाथ 1 मान लेते हैं और इसको पाथ 2 मान लेते हैं। तो पाथ 1 में आपने क्या किया, सिर्फ इस तरह से ट्रैकिंग की, और यहां पर आप स्पाइरल उससे गए। तो देखो वर्क जाहिर सी बात है इस पर ज्यादा हुआ, इस पर कम हुआ, ठीक है ना। तो ये जो चीज है वर्क डन कितना है, वो पाथ फंक्शन हो गया। जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, जो स्टेट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो पाथ फंक्शन को कई बार नॉन स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं,
ये स्टेट फंक्शन, ये जो पाथ 1 है ये स्टेट फंक्शन, और ये जो पाथ 2 है ये नॉन स्टेट फंक्शन, जिसमें पाथ पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि हमको देखो यहां पे कम टाइम लगा पाथ 1 में, और यहां पाथ 2 में हमें ज्यादा समय लगा, ठीक है ना। तो ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन थे जो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। नाउ अब अगर हम बात करें, एक और चीज हम पढ़ते हैं और उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, अगर आपके पास में कोई भी एक सिस्टम है और अगर वो सिस्टम समय के साथ अपनी किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब आप बोलोगे कि साहब कैसे? तो ऐसे, हमने एक सिस्टम लिया और लेट्स से इसका टेम्परेचर था T, ठीक है, और इसका प्रेशर था P और इसका वॉल्यूम था V, या इनमें से कोई एक टर्म ले लो, जैसे आपने मान लीजिए कि प्रेशर ले लिया, ठीक है। डे 1, 10 दिन तक इसको ऐसा ही छोड़ दो, इसका टेम्परेचर या इसका प्रेशर या इसका वॉल्यूम, जिसमें से हम जैसे प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पहले भी सेम प्रेशर था इसका और अब भी इसका सेम प्रेशर है, तो समय के साथ इसका प्रेशर बदला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो सिस्टम है ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है इन विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर नहीं बदला, टेम्परेचर हो सकता है इसका बदल गया हो, वॉल्यूम हो सकता है इसका बदल गया हो, लेकिन प्रेशर हमेशा क्या रहा? इसका सेम रहा, क्योंकि हम प्रेशर के रिगार्डिंग देख रहे थे इसलिए। मान लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर के रिगार्डिंग देखते हो, शुरू में भी इसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस था, बाद में भी इसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस था, तो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो समय के साथ अगर किसी भी सिस्टम में अगर उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बदलती नहीं है तो उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 तरह का आपको थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलता है। एक मिलता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पर कोई भी सिस्टम, थर्मल का मतलब आपको जाहिर सी बात है कि उसको मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, कहीं पर भी जो हीट कंटेंट है या उसका जो टेम्परेचर है वो उस सिस्टम का सेम रहे, वो समय के साथ में नहीं बदले, तो उसे हम बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब हीट का फ्लो वहां पर नहीं होता। अगर आपने यहां पर ये सिस्टम लिया और एक सटा करके इससे एक और सिस्टम रख दिया, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, और यहां से इधर या यहां से इधर किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है ना। इसका भी मान लीजिए कि इसका 10 डिग्री है, इसका 15 डिग्री है, और बाद में भी इसका सेम टेम्परेचर रहता है, चाहे ये पास पास हो या दूर दूर हो सिस्टम, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, हीट का फ्लो नहीं हुआ। तो हीट का फ्लो नहीं हुआ इसका मतलब ये दोनों के दोनों सिस्टम कैसे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यहां पर टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में टेम्परेचर नहीं गया है, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में टेम्परेचर मतलब हीट का फ्लो नहीं हुआ। दूसरा हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो पहला था हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल, और दूसरा है हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे कंसंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो। मतलब ये मैंने एक ग्लास लिया और इसमें कुछ शरबत भर दिया, 10 दिन बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे, पहले भी उतना ही मिठास था, 10 दिन बाद भी इतना ही मिठास है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो हम ऐसे सिस्टम को बोलेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और एक और तीसरा सिस्टम, एक इक्विलिब्रियम आप देखते हो, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल, जहां पे किसी तरह, मैकेनिकल का मतलब होता है वर्क डन, ठीक है ना, जहां पे किसी तरह का कोई काम किसी सिस्टम पर एक दूसरे के ऊपर ना हो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ना तो सिस्टम के द्वारा काम किया जाए, ना सिस्टम के ऊपर काम किया जाए। एक चीज है, उस पर ना तो हमने उस पर कुछ काम किया और ना ही उसने कुछ काम किया, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहा, ना उस पे हो रहा, और वो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, क्लियर? सो ये कुछ इक्विलिब्रियम थे, जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो आप पढ़ते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। प्रोसेस, हाँ जी सर, ऊपर जो आपने दोनों सिस्टम लिए उनके बीच में जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक बाउंड्री है क्या? देखो, नहीं, एडियाबैटिक बाउंड्री नहीं है, ठीक है ना। ये जो मैंने दो सिस्टम लिए, मैंने आपको कहा भी था, ये पास पास भी हो सकते हैं और ये दूर दूर भी हो सकते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस जब भी होगा, आप हमेशा ध्यान रखो, एडियाबैटिक प्रोसेस जब भी होगा तो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। आइसोलेटेड जो सिस्टम हमने पढ़ा है, जो आपने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा है, जहां पर हमने एक सिस्टम लिया और इसके चारों तरफ ऐसी बाउंड्री हम बना देते हैं जिसमें से ना तो हीट अंदर जा सकती है, ना हीट बाहर आ सकती है, ना मैटर अंदर जा सकता है, ना मैटर बाहर आ सकता है, जो भी चीज रहेगी वो इसके अंदर रहेगी। इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस आप करते हो तो वो इस आइसोलेटेड सिस्टम में होता है ना। वो उसी पर आ रहे हैं हम अभी यहाँ ये जो प्रोसेस पढ़ेंगे ना, इसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो क्या होता है और किन कंडीशंस में, उसके लिए एक कंडीशन है। बाकी के दूसरे जो प्रोसेसेस हैं उसको आप कहीं भी करा सकते हो, बट एडियाबैटिक प्रोसेस को आपको कराने के लिए उस सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ता है, वो वहीं होगा, वो उसकी एक कंडीशन, ठीक है ना। उस कंडीशन के अलावा वो हो ही नहीं सकता अगर आपने वो कंडीशन अप्लाई नहीं किया तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये अलग अलग हो सकते हैं अभी, और यहाँ पर हीट का फ्लो नहीं हो रहा, ये कहीं नहीं जा रही, ये सेम जो है हीट कंटेंट रखते हैं, तो समय के साथ में इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे ये पास पास में हो, चाहे ये दूर दूर हो, कहीं पर भी हो, टेम्परेचर सेम रहने वाला है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करते हैं हम। तो देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है कि ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो अपनी स्टेट चेंज करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है ना, या चला जाता है। तो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचा, उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को बोलते हैं हम प्रोसेस। कि साहब, ये एक हमारे पास में सिस्टम था ए, ठीक है, और हमने क्या किया, ये इसका इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट, और इस पर हमने कुछ अप्लाई किया, चाहे प्रेशर अप्लाई किया, चाहे वॉल्यूम इसका चेंज किया, या इसका टेम्परेचर चेंज किया, किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज किया, और ये बी में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसी ना किसी तरीके का ये इस पूरे के प्रोसेस को, जिसमें ए ने बी में कन्वर्ट
हुआ उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को हम बोलेंगे कि प्रोसेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको कोई एक सम दिया जाए, एक सवाल दिया जाए, एक कोई क्वेरी, कोई एक्सरसाइज दी जाए और फिर आप उसको सॉल्व करते हो। फिर हम आपसे पूछते हैं अच्छा आपने कैसे सॉल्व किया, क्या प्रोसेस था? तो आपने जो उस पर ऑपरेशन किया उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज होता है तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा पूरा जो ऑपरेशन है, उसे हम प्रोसेस नाम देते हैं। और ये कई तरह के होते हैं। बेसिकली 5 टाइप के प्रोसेस आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, जिसे जगह जगह आप पढ़ोगे और उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो आइसोथर्मल, वही मैंने कहा आपको कि नाम से ही पता चल जाता है। आइसो मतलब समान और थर्मल मतलब ताप। तो अगर आप सेम टेम्परेचर पर अगर किसी प्रोसेस को कर रहे हो तो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि साहब ये एक आपके पास में बीकर है और इसमें आपने कुछ पानी डाला हुआ है, वाटर यहां पे, और अब आपसे कहा जाता है कि आप इसमें क्या करो, आप इसके अंदर H2SO4 डालो, ड्रॉप ड्रॉप करके। अगर आप इसमें H2SO4 डालते हो तो आपको पता है कि ये जो रिएक्शन होगी, जब एसिड और वाटर आपस में मिलेंगे तो ये रिएक्शन होगी जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसमें हीट निकलेगी। तो इसका जो टेम्परेचर है शुरू में कितना था? शुरू में मान लीजिए कि वो 25 डिग्री सेल्सियस था जब मैंने H2SO4 इसमें डालना शुरू नहीं किया था। जब इसमें मैं H2SO4 डालना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये हीट निकलेगी और इसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर पहुंच गया 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है, मैंने कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को तो प्रोसेस कैसा चाहिए था, आइसोथर्मल चाहिए था। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको आइस बाथ में रख देता हूं। ये कंटेनर लूंगा और इसमें रख दूंगा आइस। ठीक है ना, ये मैंने रख दिया आइस। अब जो भी हीट इस H2SO4 और वाटर के साथ में मिलने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो निकलेगी हीट, वो हीट इधर ट्रांसफर हो जाएगी और ये सिस्टम का टेम्परेचर जो पहले था उसी को हम मेंटेन करके रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं जहां पर टेम्परेचर में जो चेंज है वो जीरो हो, जहां टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंज ना हो, पहले भी 25 डिग्री था और बाद में भी 25 डिग्री रहे। इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों सेम टेम्परेचर रखती हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये होती हैं। और इसके लिए अगर आप देखें तो आप एक चीज इस्तेमाल करते हो जिसको आप बोलते हो थर्मोस्टेट। आप लोग कई बार प्रेस करते हो आयरन, आपने कपड़े प्रेस करते हो ना, तो उसमें एक नॉब लगा होता है उस प्रेस में, और वहां लिखा होता है सिल्क, वुलन, कॉटन, लिनिन, जिस भी तरह के कपड़ा है वो आप उसको घुमा करके वहां सेट कर देते हो। अगर आपको लिनिन के कपड़े पे करनी है तो आप यहाँ लिनिन वाले नॉब तक उसको कर देते हो, वुलन क्लोथ पे करनी है तो उसको वुलन कर देते हो। अब वो वुलन पर करने पे क्या होगा, उसका टेम्परेचर पहले से सेट किया हुआ है कि सब वुलन वाले कपड़े करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो 25-26 मतलब तकरीबन 30 डिग्री रहना चाहिए, और लिनिन पे करोगे तो वो टेम्परेचर बढ़ करके और मान लीजिए कि 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, सो वो भी एक तरह का कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। वहां पर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर को उतना ही रख रहे हैं, है ना। तो थर्मोस्टेट्स इसके लिए हम यूज करते हैं।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होगा जहां पे टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, सेम टेम्परेचर रहता है जब आप उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हो इनिशियल कंडीशन में, और जब वो प्रोसेस खत्म होता है जो उसकी फाइनल कंडीशन है वहां पे। एक दूसरा प्रोसेस आप पढ़ते हो जिसे हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब वही सेम, और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। कोरिक का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम। और आइसो का मतलब होता है सेम। मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा ऑपरेशन आप करो जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो मान लो कि ये आपने एक कंटेनर ले लिया, इसके ऊपर आपने ये पिस्टन लगा दिया, ये आपने एक पिस्टन लगा दिया, इसमें कुछ गैस भरी हुई है, लेट से उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, ठीक है, और प्रेशर इसका P1 है और टेम्परेचर इसका T1 है। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको यहां पर हीट देना शुरू करो। ये आपने क्या किया? इसको हीट देना शुरू किया। जैसे जैसे आप इसका हीट देते जाओगे तो देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो गैस है ये ऊपर इस पिस्टन को धक्का देना शुरू करेगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन आपको वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है। जब आप वो वॉल्यूम नहीं बढ़ाना तो आप क्या कर दोगे? आप इस पिस्टन को कर दोगे फिक्स। इस पिस्टन को फिक्स कर दोगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे हीट दे रहे हो ना, ये Q हीट जो है वो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर बदल गया, T1 से T2 हो गया, प्रेशर जो है वो बदल गया, P1 से P2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम जो है वो V1 ही रहेगा। यहां पर आपने इसको फिक्स कर दिया, इस पिस्टन को फिक्स कर दिया। ये दोनों ये जो पिस्टन है ये यहां पर आपने स्क्रू लगा दिया, या यहां पर आपने किसी तरह से इसको इस तरह से पिन अप कर दिया कि ये यहां से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये दोनों चीज बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर और प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम इसका सेम रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को आप बोल लोगे वो प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस में जो वॉल्यूम होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, ये जीरो नहीं होते, इनमें चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं रहता। वॉल्यूम में चेंज जीरो, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होगा, इनमें चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। ठीक है। थर्ड प्रोसेस जो है वो होता है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक क्या है? आइसो मतलब वही सेम, और बैरिक का मतलब बैरोमीटर से हम प्रेशर नापते। तो जहां पर ऐसा प्रेशर जहां पे प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, तो सेम आप क्या करो? सेम आप वैसा ही अभी कंटेनर ले लो, यहां पे आप वही पिस्टन लगा दो ये आपने पिस्टन लगा दिया, यहां पर कोई गैस फिल कर दो, यहां इसको हीट करना शुरू कर दो, ये आपने हीट करना शुरू कर दिया इसको। जब आप हीट करना शुरू किया तो शुरू में इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो P1, V1, T1 है, और जब आप इसका वही टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा अंदर, लेकिन आपको प्रेशर क्या करना है? प्रेशर सेम रखना है, और प्रेशर सेम रखना है तो आप क्या कर दोगे? ये आपने जो पिस्टन है इसको थोड़ा सा, ये पिस्टन जो यहां इस पर्टिकुलर पोजीशन पर है, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर सरका दो, तो वॉल्यूम घट जाएगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अब वॉल्यूम जो है इतना चेंज आ गया वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम अगर आप बढ़ा देते हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो टेम्परेचर तो जो है इसका चेंज हुआ T2, प्रेशर जो है वो भी, सॉरी वॉल्यूम जो है वो भी आपका चेंज हुआ V2, क्योंकि पहले वॉल्यूम इतना था, इतना, और अब वॉल्यूम इतना है, तो ये V1 है, ये V2 है।
और प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर इसका सेम रहेगा।